नमस्कार। आप देख रहे हैं जीएसए न्यूज। मैं सर्वेश कुमार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी और खास खबर कि आज का हम लोग ये कार्यक्रम मना रहे हैं दीपावली के जो पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है उसके एक दिन पहले। तो इसका हमारे देश में क्या महत्व है, और इसका महत्व हमारे देश में ही नहीं बल्कि ये जो हमारा देश आज के 2500 साल पहले जिसका इतना उसका क्षेत्रफल था वहाँ तक के एरिया में यानी मनाया ही जा रहा है। उसके बाद जो आज के समय में बुद्ध की विचारधारा पूरी दुनिया में फैली वहाँ तक भी मनाया जा रहा है। यानी कि चीन, जापान, थाईलैंड, कोरिया, इंडोनेशिया और नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वहाँ तक का ये एरिया पहले था, वहाँ तो मनाया जा रहा है, उसके बाहर तक भी। साथियों, सबसे पहले आज सभी लोगों को इस प्रांगण में उपस्थित इस बुद्ध विहार में सभी लोगों को मैं अपनी तरफ से आपको दीपदान उत्सव की ढेर सारी मंगल कामनाएं देता हूँ। साथियों, आज का जो प्रोग्राम है वो दीपदान उत्सव है। आज के दिन ये जो राष्ट्रीय प्रतीक है, ऐसे राष्ट्रीय प्रतीक जो अभी वकील साहब ने बताया कि भगवान बुद्ध के 84,000 विचार थे, उपदेश थे, जीवन जीने की एक कला थी। उन्होंने इस संसार को दिया और उनको स्थायी रूप से जनता में लंबे समय तक कैसे पहुँचे, तो सम्राट अशोक ने उस समय कागज पेन स्याही नहीं हुआ करती थी, तो शिलाओं पर लिखा और उन्होंने ऐसे विचार लिखे। जैसा एक विचार बता रहा हूँ बुद्ध का, जैसे अभी तक आप लोगों ने जो सवाल उठ रहा था कि ये 5 मोमबत्ती क्यों जलाई जाती हैं। 5 मोमबत्ती, एक गांव में एक कहावत है, कुछ बीच में कहावतें भी आपको जोड़ेंगे। एक कहावत है कि लोग कहते ज्यादा 3-5 ना करो। बुद्ध ने कहा है कि 3 करना है, 5 नहीं करना है। 5 काम करने से मना किया है, और अगर 3 आप करते हैं और 5 नहीं करते हैं तो आपका जीवन सुखमय होगा। जैसे बुद्ध ने कहा, यहाँ तक कि अगर कोई भी बात कर रहा है, मैं कह रहा हूँ, या कोई भी A to Z आदमी थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाता तो ये कहता है जो मैं कह रहा हूँ मेरी मानो। दुनिया में एक ऐसा इंसान, एक ऐसा व्यक्ति, एक महापुरुष जिसने ये कहा मेरी भी मत मानो, ऐसा किसी ने नहीं कहा। इसीलिए इनको तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं। अब तथागत नाम आपने सुना होगा, लेकिन पूरी दुनिया में किसी व्यक्ति के नाम के आगे तथागत नहीं जोड़ा गया। ऐसा क्यों कहा गया? तो बुद्ध ने कहा कि उन्होंने एक बात कही कि कोई बात बहुत दिनों से मानी जा रही हो, किसी पुस्तक में लिखी हो, कोई राजा महाराजा कह रहा हो, कोई पढ़ा लिखा कह रहा हो, पैसे वाला कह रहा हो, लंबा चौड़ा हष्ट पुष्ट ताकतवर आदमी कह रहा हो, किसी की बात नहीं मानना है। आप तर्क की कसौटी पर उसको कसिए। अगर वो तर्क और तथ्य के आधार पर सही हो, मानव के कल्याणकारी हो, तो आप मानिए। उन्होंने तर्क पर आधारित बात कही, और जहां तर्क होता है वहां से विज्ञान शुरू होता है। तो आज का जो विषय है वो विषय है कि सम्राट अशोक ने आज के दिन ये शिलाओं, स्तंभों का उद्घाटन किया था। आज की भाषा में जैसे उद्घाटन बोलते हैं, तो पूरी दुनिया में लोगों ने दीपक जला करके उनको उद्घाटन किया था। ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। इस विषय पर एक विषय मैं कहना चाहता हूं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, सभी लोगों ने, कि जब हम मंदिर के सामने से निकलते हैं, अगर हिंदू भाई मंदिर के सामने निकलता है तो ऐसे ऐसे करता है, अगर मुस्लिम है मस्जिद के सामने निकलता है तो ऐसे ऐसे करता है, गुरुद्वारा के सामने सिख ऐसे ऐसे करता है, और चर्च के सामने ईसाई ऐसे ऐसे करता है। भारत में हर व्यक्ति ये कहता है मैं राष्ट्र प्रेमी व्यक्ति हूँ, लेकिन क्या कहीं स्तंभ बना है? कितने लोग स्तंभ के सामने ऐसे ऐसे करते या खड़े होकर के ऐसे करते?
कोई नहीं करता है। केवल ये कहते हैं कि हम नारा लगाने से मतलब नहीं है, नारा तो यहाँ बहुत लगाए जाते हैं। इसके लिए भारत में जैसे आज एक चला, कुछ लोगों ने कहा ये नहीं, ये होना चाहिए। जैसे बात आती है कि राष्ट्रीय पक्षी मोर है, तो मोर को ही क्यों बनाया गया, कोयल को क्यों नहीं बनाया गया? लोगों का सवाल है कि राष्ट्रीय पशु गाय बनाओ, गाय को क्यों स्वीकार नहीं किया गया, कि गाय क्यों नहीं बनाई गई? तो अब हम चर्चा करेंगे थोड़ी राष्ट्रीय प्रतीकों की, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आप क्या ये राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो है इसको देखेंगे तो इसमें हमारे इस राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में जो 4 शेर हैं, 4 मुख ऊपर बने हुए हैं, उसमें चारों दिशाओं के प्रतीक हैं और पूरी दुनिया को वो इस बात का संकेत करते हैं कि हमसे टकराने की कोशिश, थोड़ा समय का भी प्रतिपादित किया गया इसलिए हम थोड़ा समझने का प्रयास ज्यादा करिएगा, कि कहा कि हमसे टकराने की कोशिश मत करना, वो इस चीज का संकेत है। और इसके अलावा इसमें 4 जानवर और पशु नीचे बने, एक घोड़ा है, एक हाथी है, एक बाघ है और एक सांड है। उसमें केवल एक की हम बात करेंगे आज, वो सांड की बात करेंगे। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में सांड बनाया गया, कुछ लोग कहते हो बैल है, गलत। सांड और बैल में अंतर होता है। सांड जो होगा वो हष्ट पुष्ट होगा, बैल जो होगा वो दुबला होगा, पहली बात। दूसरी चीज, जो सांड होता है वो स्वतंत्र है और जो बैल है वो गुलाम है, ठीक है। तो सम्राट अशोक ने और इस चीज को संकेत दिया पूरे भारत को कि तुमको गुलाम बनके नहीं रहना। आज जो देख रहे हो ये जो सांड छुट्टा घूम रहे हैं, उनका शरीर देख लो, कहू खरही पलटे दे रहे हैं तो कहू टाली पलटे दे रहे हैं, और हमारे जो घरमा बैलवा बांधन उठ के नहीं खड़ा हो पा रहा। तो उन्होंने एक संकेत दिया, लेकिन हमारे लोग क्या बन गए, भारत के लोग क्या बन गए, बैल बन गए। पूरी दुनिया उनको ढो रही है। तो एक इसका ये प्रतीक चिन्ह है। दूसरी चीज आया कि राष्ट्रीय पशु क्या बनाया जाए, तो राष्ट्रीय पशु के लिए एक मानक रखा गया। जिससे आज एक समय चल रहा है, वोट लेने के तरीके बदल गए, वोट लेने के लिए लोग तरह तरह की बातें कोटेशन देते हैं, लेकिन राष्ट्रीय पशु का एक मानक रखा गया कि उस पशु को बनाया जाएगा जिसका कोई दोहन और शोषण ना कर सके। अब पता लगा बकरी को बना दिया जाता राष्ट्रीय पशु, तो पहले दूध खाती, बाद में बकरी खा जाती। तो ऐसा जानवर बनाया जाएगा जिसका कोई दोहन और शोषण। तो 2 जानवर आए, एक आया शेर और एक आया बाघ। फिर यह किया गया कि बाघ को ही क्यों बनाया गया, यह भी एक सवाल खड़ा होता है। तो बाघ की एक विशेषता होती है, जो फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं, जो वन विभाग में लोग नौकरी करते हैं, बहुत सारे लोगों को जानकारी होगी कि जो बाघ होता है वो जंगल में जितनी एरिया कवर करता है, उसका जो क्षेत्र होता है अपना राजपाट का जंगल में, वो 24 घंटे में अपने राजपाट का निरीक्षण जरूर करता है। तो वो जानवरों से एक प्रेरणा, बाघ से एक प्रेरणा मिलती है कि अगर आप प्रधान हो तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि अपनी ग्राम सभा की जितने एरिया के आप प्रधान हैं उसका 24 घंटे में हाल चाल लेना आपका जिम्मेदारी, कर्तव्य, फर्ज सब कुछ है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि हमारे यहाँ कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, हमारे यहाँ किसी के यहाँ कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दुखी तो नहीं। ये संकेत यहाँ से लेकर के राष्ट्रपति तक सबको जाता है, चाहे वो प्रधान हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो डीएम हो, चाहे एसपी हो, चाहे कमिश्नर हो, A to Z जो भी पद जिनका उनका जो वर्किंग एरिया है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि हमारे एरिया में लोग सुखी रहें। वो इसलिए इसको रखा गया। ऐसा अगर कोई और जानवर में अगर गुण पाया जाता है तो उसको रख सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई गुण किसी जानवर में नहीं पाया जाता। फिर आता है कि हमारा राष्ट्रीय
पक्षी मोर है। राष्ट्रीय पक्षी मोर को क्यों बनाया गया? मोर के अंदर एक विशेषता पाई जाती है कि वो जहरीले जंतुओं को खा करके भी खुश रहता है। ऐसे ही हमारे घर के जो बुजुर्ग होते हैं, जो मुखिया होता है, कि वो घर की एकता को बनाए रखने के लिए, इस देश की एकता को बनाए रखने के लिए वो जहरीले घूंटों को भी पी करके घर की एकता को बनाए रखने का काम करता है। जैसे थोड़ी बहुत चीजें आ जाए अगर घर परिवार देश जिले राष्ट्र में, तो उन चीजों को हमको नजरअंदाज कर देना है ताकि हमारे देश की एकता अखंडता बनी रहे। दूसरी बात आती है कि जैसे राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए कि राष्ट्रीय मिठाई जलेबी ही क्यों बनाई गई। बहुत सारी छेना उससे अच्छी मिठाई है और बहुत सारी नई नई वैरायटियों में मिठाई आने लगी। तो जलेबी के अंदर एक गुण पाया जाता है कि ऊपर से सूखी होती है और अंदर से रस भरा होता है। उसी प्रकार हमारे देश के अंदर विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय, पढ़े लिखे अनपढ़, अंधे बहिरे, सब तरह के लोग पूरे भारत में रहते हैं, लेकिन उनके अंदर देशभक्ति का रस जिस प्रकार जलेबी में है। अभी अगर पाकिस्तान और इंडिया से क्रिकेट हो जाए और इंडिया जीत जाए तो फिर कोई ये नहीं देखता हम किस जात से हैं, किस धर्म से हैं, किस मजहब से हैं, भगवान को मानते हैं कि नहीं मानते, इससे कोई मतलब नहीं। फिर उनके लिए देश सर्वोपरि है और होना भी यही चाहिए। दूसरी चीज, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष ले लीजिए, पीपल है। पीपल के अंदर भी विशेषता पाई जाती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है ना। और बहुत सारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं जिनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। राष्ट्रीय पुष्प कमल ले लीजिए। कमल को बनाया गया कि राष्ट्रीय पुष्प, हमारे देश का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। गुलाब उससे भी अच्छी खुशबू देता है, लेकिन गुलाब को नहीं रखा गया। क्यों? ये सवाल आना चाहिए हमारे दिमाग में कि गुलाब को नहीं रखा गया। तो गुलाब, कमल की एक विशेषता होती है, कमल सदैव कीचड़ में खिलता है। माने ये नहीं रखता कि अभी आप कहाँ हैं, माने ये रखता है कि आपको जाना कहाँ है। ये इस बात को बताता है कमल। बताते मोदी जी चाय बेचते थे, आज प्रधानमंत्री हैं। तो ये भी एक संकेत है। इस तरह से जितने भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हैं, ये सम्राट अशोक के समय से, राष्ट्रीय मछली ले लीजिए। राष्ट्रीय मछली आपकी व्हेल है, डॉल्फिन मछली है। डॉल्फिन के अंदर एक विशेषता पाई जाती है कि वो उसको जिस पानी में छोड़ देंगे वो पानी को फिल्टर कर देती है, पीने योग्य पानी बना देगी। तो ऐसे राष्ट्रीय प्रतीकों को हमारे भारतीय संविधान में रखा गया और संविधान को हमारे घरों तक नहीं अभी तक पहुंचा है। क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि संविधान की कितनी ताकत है, मैं केवल एक उदाहरण देकर के आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे एक समय था इस देश में कि अगर किसी पत्नी का पति मर जाता था तो उस औरत को उसके साथ में जिंदा जला दिया जाता था और सती प्रथा थी। और लड़की की जांच होती थी कि अगर किसी के लड़की पैदा होने वाली है तो उसको पेट में ही मार देते थे। लेकिन आज के समय में आप देखिए कि कोई माँ बाप ने मिल करके उस बच्चे को, अभी गर्भ में है, वो पैदा भी नहीं हुई, लेकिन किसी की भी ये औकात नहीं है भारत में कि वो भ्रूण की जांच करा सके, उस बच्चे की जांच करा सके कि गर्भ में लड़का है कि लड़की। ये उस बच्चे की जो अभी पैदा नहीं हुआ है उसकी रक्षा कौन कर रहा है? उसकी रक्षा कौन कर रहा है? जो पैदा कर रहा है वो तो मारने के लिए तैयार है, तो रक्षा कौन कर रहा है? संविधान कर रहा है। इतनी ताकत हमारे संविधान में है। आज अगर जैसे अभी वकील साहब कह रहे थे, एक कम उम्र का व्यक्ति अगर डीएम बन के आ जाता है, एसपी बन जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है, तो वहां 35 साल वाले को, 30 साल वाले को भी 70 साल वाला बुजुर्ग साहब कहता है। तो हमारे देश में जो कानून है, जो संविधान है,
वो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, उनके बारे में हमको जानना चाहिए और समझना चाहिए और उसकी जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। एक चीज़ और कह करके अभी एक विषय आया कि आज के दिन लोग कहते हैं घूरे पर दिया जलाओ, घूरे पर दिया जलावे की प्रथा है कि घूरे पर, ये एक बात का और संकेत है कि जिनके दिमाग में गोबर भरा है आज ही जाग जाओ कम से कम। अगर नहीं साल भर दिया जलाए हो तो कम से कम आज तो दिया जला लो। दिया जलाने का मतलब है अपने दिमाग को जागृत कर लीजिए। और एक बात हम कहना चाह रहे हैं प्रधान जी, बहुत दिनों से आप कार्यक्रमों में आ रहे हैं। बुद्ध, जैसे अभी आप चर्चा चल रही थी कि बुद्धं शरणं गच्छामि आया कि बुद्धं शरणं गच्छामि, हाँ बस बुद्धं शरणं गच्छामि आया, तो बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मेरी शरण में आओ, क्योंकि उन्होंने सीधे मना कर दिया कि आप तर्क की कसौटी पर जो सही उतरे उसको मानिए। लेकिन लोगों ने कहा कि बुद्ध कहते हैं मेरी शरण में आओ, मेरी पूजा वंदना करो और आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैं मार्ग दाता हूँ, रास्ता आपको चलना है, मुक्ति दाता मैं नहीं हूँ। उन्होंने साफ साफ कहा। और उनका ये कहना था कि उनके नाम के कई नाम है, तथागत है, गौतम बुद्ध है। गौतम इसलिए नाम जुड़ा क्योंकि उनकी मौसी का नाम गौतमी था। उनकी माँ एक हफ्ते के अंदर ही मर गई, तो उनकी मौसी ने उनका पालन पोषण किया था, इसलिए उनके नाम के आगे गौतम लिखा गया। क्योंकि ये भ्रांतियां समाज में फैली हैं कि गौतम इनको इसलिए कहते हैं कि वो लोग इनकी पूजा करते हैं, ये वो सब बताते रहते हैं। इनकी मौसी से इनका नाम जुड़ा है, उन्होंने इनका पालन पोषण किया, इसलिए इनको तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। आप लोगों ने सुना, इसके लिए धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत साधुवाद भाई राजकुमार जी, आपने आज के विषय पर प्रकाश डाला। अगले वक्ता के रूप में हम बुलाना चाहते हैं वैभव मौर्य, वो आए और आज के विषय बिंदु पर प्रकाश डालें। वैभव के विषय में एक लाइन